जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य से संबंधित जो आपका यूनिट है उसमें यूनिट 6 जो है हिंदी उपन्यास विधा से संबंधित यूनिट है। और उसी कड़ी में हम आज जो बात करने वाले हैं उपन्यास की श्रेणी में, ये है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है। सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा जो है, इसका कथानक जो गढ़ा गया है 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से लिया गया है, इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है। और ये हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ ये ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का तत्व भी काफ़ी मात्रा में मिला हुआ है, इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है, जो आत्मकथानक शैली में लिखी हुई है। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री किसे कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही कहते हैं। व्योमकेश शास्त्री इनका हजारी जी का जो है छद्म नाम होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपन्यास लिखा गया है कहाँ से लेके, ऐसा एक पांडुलिपि मिला था वो एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन से, तो ऐसा ये है कि उसी से वो जो है लिखा गया है। लेकिन उपन्यास के अंत में ये पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्ति ही नहीं हुआ था। वास्तव में यह उपन्यास ही इतिहास और कल्पना की बुनावट से बना हुआ है। बाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकाल की जो समय है, जो परिस्थितियां हैं, राजनीति की स्थितियां हैं और वहाँ पे जो अराजकताएं विद्यमान हैं उनका वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है, से सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। और यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव बनाकर लिखा गया है। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से सामान्य परिचय के तहत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका समय देखें तो 1907 से लेकर 1979, हिंदी के एक ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार जिनके उपन्यास में आप देखेंगे कि ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो उतने आधारित नहीं है, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है, देश काल परिस्थिति है, सांस्कृतिक तत्व है, उन सारी चीज़ को इन्होंने उद्घाटित करने का प्रयास किया है। तो ऐतिहासिक वातावरण, देश काल के साथ इन्होंने कल्पना शक्ति का अद्भुत मिश्रण किया है। यही एक उपन्यास इनका नहीं है, और भी जो अन्य प्रसिद्ध उपन्यासों में इनके द्वारा चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा है, अनाम दास का पोथा है, जिसे अथर्वैक्वे आख्यान भी कहते हैं, ये भी आप उपन्यास देखेंगे तो इसमें भी ऐतिहासिकता आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा, साथ ही साथ कल्पना तत्व की विद्यमानता भी सभी जगहों पे है। अब देखिए, ये जो उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो ये तो बताया गया कि आपको 7वीं सदी की भारत की जो राजनीति की स्थिति थी उसको ध्यान में रख के, और उस समय जो हुणों का आक्रमण हुआ, बाहरी आक्रमण, तो जब भी केंद्रीय सत्ता नहीं रहती है और बाहरी आक्रमण होता है वो तो पूरा ही साम्राज्य हिल जाता है। फिलहाल ये हर्षवर्धन का जब समय था और बाण भट्ट हर्षवर्धन के ही समय में उनके दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन का काल आप देखें तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत ही संपन्नता का काल था, क्योंकि आप उस समय देखिए तो जितने भी कवि हैं, कलाकार हैं, यानी सांस्कृतिक दृष्टि से सभी को सम्मान मिलता था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति कला, लोगों के विनोद, उपयोगितावादी दृष्टि, ये सभी मौजूद थे। तो ये जो समय था सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही उन्नत काल था। तो इसी परिदृश्य में ये लिखा गया है उपन्यास। इसमें हर्ष कुमार, कृष्णवर्धन, राजश्री, देवपुत्र, मिलिंद, बाण भट्ट, ये कुछ आपको काल्पनिक पात्र नहीं बल्कि ऐतिहासिक पात्र मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ काल्पनिक पात्र में भी हैं, जैसे निपुणिका, महामाया, भट्टिनी, अघोर भैरव, सुचरिता, ये कुछ आपको काल्पनिक पात्र मिलेंगे। हालांकि इन्होंने बताया कि हर्षचरित उपजीव्य ग्रंथ है, इनको मान के इन्होंने लिखा है। देखिए, ये कथानक जब हम पढ़ते हैं तो पात्रों से परिचय आप प्राप्त करें, इससे पूर्व हमने एक बार आपको कथानक बता देना है। कथानक से बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। प्रस्तुत उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। यह उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है। देखिए, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे और बाण भट्ट के जीवन पर ही ये आधारित है। बाण भट्ट की आत्मकथा, यानी जो कवि थे उनके जीवन पर आधारित आत्मकथा है। हर्षकालीन सभ्यता और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है ये।
संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। उपन्यास का उद्देश्य बाणभट्ट एवं हर्षवर्धन कालीन युगों को संदर्भ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप में चित्रित व वर्णित करना। उपन्यास की मुख्य विषय वस्तु में नारी चेतना को सशक्त रूप में दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि यहाँ पे नारी की सशक्त रूप को नहीं, बल्कि नारी को जो प्रेम और नारी दोनों के प्रति यहाँ पे द्विवेदी जी ने ये उदात्त भाव दिखाने की कोशिश की कि कैसा व्यवहार होना चाहिए उनके प्रति। इसमें उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। बाणभट्ट स्वयं स्त्रियों के प्रति बहुत ही सम्मान रखते हैं। वास्तव में बाणभट्ट के द्वारा हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो स्त्री संबंधी विचार हैं, क्योंकि जब भी लेखक लिखता है तो लेखक जो अपने विचार प्रस्तुत करता है वो किसी न किसी पात्र को उसका माध्यम बनाता है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा में स्वयं बाणभट्ट के माध्यम से कहने वाले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका मतलब यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो स्त्री संबंधी विचार है वो प्रस्फुटित होता है। तभी तो कहते हैं कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। क्या संसार की बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेंगी? तो बहुत सारी नारी से संबंधित जो है मुद्दाएं हैं, उन पे उन्होंने जो भी समस्याएं उनसे रिलेटेड हैं उन पे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, सार्थक विचार दिए हैं। निपुणिका एक पात्र है। निपुणिका को उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती करने के बाद भट्ट ये सोचते हैं कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। तो ये जो कथानक है पूरा द्विवेदी जी जो यहाँ पे दिखाते हैं, जो पात्र नायक के रूप में होते हैं बाणभट्ट के चरित्र पर लगे हुए लांछन को दूर करने तथा नारी सम्मान की रक्षा का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए इन्होंने उस उपन्यास को लिखा। संभवतः कहते हैं नारी सम्मान की रक्षा का भाव जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा का मूल प्रतिपाद्य है। उस युग में नारी की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। हर्षवर्धन कालीन जो समय बताया गया है, क्योंकि एक प्रतापी जो सम्राट तुवर मिलिंद है, यदि तुवर मिलिंद की पुत्री भट्टिनी यदि उनका अपहरण कर लिया जाता और बेच भी दिया जाता है तो भला जो उस समय साधारण नारियां रहती होंगी उन पर क्या बीतता होगा। तो आप इससे उस परिस्थिति का जो परिस्थिति बस विडंबना थी स्त्रियों के लिए वो समझ सकते हैं, कुछ अनुमान भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो बाणभट्ट नायक है और निपुणिका करके एक पात्र है, कल्पित पात्र है, कृष्णवर्धन ऐतिहासिक पात्र हैं। इनके प्रयासों से जो भट्टिनी जो तुवर मिलिंद की पुत्री होती है उनको साथ सम्मान छुड़ाया जाता है। लेकिन उस सामंती व्यवस्था में पुरुष प्रधान समाज में नारी किस प्रकार उत्पीड़ित हो रही है, उनकी उत्पीड़ना का शिकार हो रही है, वो चीज़ जो है द्विवेदी जी यहाँ पे दिखाते हैं। वे सभी यही मानते हैं उस सामंती व्यवस्था में कि नारी मात्र एक भोग्या वस्तु है। इसलिए चिंतक के रूप में बाणभट्ट के माध्यम से स्वयं हजारी प्रसाद जी ये व्यक्त करते हैं कि क्या संसार की बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी। इस उपन्यास में एक पात्र आपको महामाया करके मिलेगी, सशक्त पात्र है महामाया भी। महामाया क्यों सशक्त हैं? क्योंकि महामाया जो है वो स्त्री को प्रकृति मानती है। महामाया जो है स्त्री को प्रकृति मानती है, जिसकी सार्थकता पुरुष को बांधने में है। पुरुष को पूर्णता पाने के लिए स्त्री की आवश्यकता निरंतर अनुभव करनी पड़ती है। जो इस स्त्री शक्ति की उपेक्षा करता है वो पूर्णता से हमेशा दूर ही होता है। और कई स्थानों पे आप देखेंगे ये भी कहा गया नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र होती है। ऐसा कहकर जो लेखक के माध्यम से नारी को गरिमा भी प्रदान की गई है। तो ओवरऑल ये जो कथानक है कि बाणभट्ट, निपुणिका, ये सभी जो होते हैं, कृष्णवर्धन, ये जो भट्टिनी होती है तुवर मिलिंद की पुत्री जिनका अपहरण हो जाता है उनको बचाती हैं। इनके बाद आप देखिए कि बाणभट्ट से भट्टिनी और निपुणिका दोनों ही प्रेम करती हैं, लेकिन ये प्रेम भावात्मक जो प्रेम होता है उससे भी ज़्यादा साधनात्मक प्रेम में तब्दील होता है। यानी एक तरीके से इसमें वासना का गंध नहीं होता है, बहुत ही पवित्र प्रेम होता है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी जी ने प्रेम और नारी दोनों के प्रति उदात्त भाव दिखाया है। इस उपन्यास में अतिरिक्त प्रेम को चित्रित किया गया है। प्रेम वासना जनित ना होकर संयत, अनुशासित, उदात्त एवं पवित्र है।
हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराव को भी, कि कैसे ब्राह्मण और बौद्ध धर्म इनके टकराव को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है। हर्षवर्धन बौद्ध था, लेकिन बौद्ध होने के बावजूद वह ब्राह्मणों को भी राज्य में संरक्षण देता था और समन्वय का हिमायती था। सन 1946 में लिखा गया है उपन्यास शायद स्वतंत्र भारत की ओर इसी समन्वय की उम्मीद से देख रहा हो। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानता है। एक प्रसंग आता है जब बाणभट्ट को नदी पार करते समय वराह की मूर्ति और भट्टिनी में से किसी एक को बचाना होता है। भट्टिनी जो होती है, भट्टिनी या वराह की मूर्ति में से किसी एक को बचाना होता तो वह भट्टिनी को बचाता है। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर उपन्यास की कथानक को 5 भागों में बांटा है। पहला चरण इसमें शुरू होता है। स्थानेश्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। वहां निपुणिका बाणभट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदनी है, यानी बंदनी क्या बंदी है, क्योंकि उसको शुरुआत में ही जो तुरमिल की पुत्री जो होती है उसका अपहरण कर लिया जाता है। तो स्थानेश्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की जब भेंट होती है तो वहाँ निपुणिका बाणभट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदनी है, वहाँ से उसे किसी तरह निकालना होगा। इसके बाद बाण स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ा लेता है। दूसरा चरण इसके बाद बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका को वह गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाता है। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। बाण वहां से दोनों को बचाकर निकल जाता और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुंचा देता है। सामंत का नाम क्या होता है? लोरिक देव। तीसरा चरण आता है, उन्हें वहीं छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रजा के बल पर वह राजकपि नियुक्त होता है। बाद में बाण द्वारा भट्टिनी को स्थानेश्वर आमंत्रित कर एवं भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। चौथा चरण, यह चरण भट्टिनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। पांचवें चरण में हर्ष के दरबार में बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका का आना तथा वहां रत्नावली नाटिका का मंचन होना। इसी नाटक के अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। अंत में बाणभट्ट उद्देश्य प्राप्ति हेतु भट्टिनी को तुअर मिलिंद के यहाँ पहुंचाने जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इसका नाटक का जो है अंत होता है उपन्यास का। अब यहाँ पे देखिए मुख्य पात्रों में जो है मुख्य पात्र के रूप में यहाँ पे बाणभट्ट हर्षवर्धन का राजपंडित होता है। नियतिवादी, सविशिष्ट एवं मृदुभाषी ये उपन्यास का नायक भी है। बाणभट्ट का वास्तविक नाम क्या होता है? दक्ष भट्ट। बहुत ही नारी का सम्मान करता है। निपुणिका निम्न श्रेणी की विधवा जो बाणभट्ट से प्रेम करती है। यह बाण की नाटक मंडली की पात्र भी थी। बाद में पान की दुकान चलाती है। भट्टिनी राजकन्या है और तुअर मिलिंद की पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में है। इसमें गौड़ पात्रों में जैसे आते हैं अघोर भैरव। अघोर भैरव जो होता है वाम मार्गी साधक होता है। अघोर भैरव। लोरिक देव इसमें है, ये भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है लोरिक देव। सुगत भद, अघोर भैरव, लोरिक देव, सुगत भद ये बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य। महामाया गृहवर्मा की रानी। सुचरिता उपकथा की नायिका है सुचरिता। अन्य में हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रहवर्मा, तुअर मिलिंद, राजश्री। और कथानक के बारे में हमने अभी चर्चा की है। यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख उद्धरण जो दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट उद्धरण, जैसे भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग अक्सर भूल जाते हैं। लज्जा जो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार होता है, तो ये इस कथानक इसमें कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी देखिए ध्यान से इसे। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। चिंता में
निमग्न मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, अंधा होता है। बुद्धिमान की नीति क्या होती है, बुद्धिमान की नीति मौन होती है। बाणभट्ट, तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। आचार्य पाद का कहना है, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा करो। ये बाबा का कहना है। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। बाबा, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। ये कहना है महामाया का। स्त्री प्रकृति है, वश उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। महामाया, डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। अघोर भैरव, मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है। आर्य, मानव का जो शरीर है केवल दंड भोगने के लिए नहीं बना है। आर्य, ये कहती है सुचरिता। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है, ये कहती है महामाया। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दंश मांस भी नहीं बता सकते, ये कहना है बाणभट्ट का। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। योगी, प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं, ये कहना निपुणिका का। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है। चारुष्मिता, अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है, ये कहना है निपुणिका का। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, ये कहना है बाणभट्ट का। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, या कभी कहते हैं कि स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरियां जो होती हैं वो कलुषित नहीं होती, और चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। तो बाणभट्ट के माध्यम से जो है, जो नारी का बालात अपहरण होता है उसे लोग अपवित्र घोषित कर देते हैं। कभी कभी अंतापुर में ले जाके, यहाँ तक कि राजाओं के यहाँ भी नारियों का जिस तरीके से अपमान होता है, तो एक पूजनीय रूप में जो ये दिखाया गया है यहाँ पे इस उपन्यास में कि ये बहुत ही बड़ा संकट है। वैसे तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है, इसमें संस्कृति जीवन के उदात्त मूल्यों का समुच्चय है जो हमारे समग्र क्रिया व्यवहार को कंट्रोल करता है, निर्देशित भी करता है। और ये जो यहाँ पे भट्टिनी का अपहरण कर उसे छोटा राजकुल के अंतापुर में पहुँचाना, और द्विवेदी जी ने इस अधःपतन को जो है दिखाया है कैसे कि उसे मुक्ति कैसे दिलाया जाए और नारी के अस्तित्व को कैसे बचाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और वैसे भाषा की दृष्टि भी देखें तो द्विवेदी जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ऐसे में जो ये लिखा गया है उपन्यास, इसमें आपको भाषाई तौर पे देखें तो संस्कृत की तत्सम शब्दावलियाँ बहुतता में मिलेंगी, प्रचुर मात्रा में मिलेंगी। सामासिक पदावली की भी प्रधानता देखने को मिलेगी। लंबी लंबी वाक्यावलियों के कारण कभी कभी बहुत ही कठिनाई भी लगता है पढ़ने में। कुछ तो ऐसे शब्द हैं जो सभी के ऊपर से मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ शब्द ऐसे हैं, तो आप हिंदी के हो भी तो भी आप जैसे प्रज्ञप्ति, पुष्प, अस्तवक, आयत्न, परिपुष्ट जैसे शब्द आते हैं, तो अगर हम शिल्पगत दृष्टि से देखें तो थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। बाकी ओवरऑल देखें कथानक बाणभट्ट की आत्मकथा तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया एक अभिनव प्रयोग माना जा सकता है। तो ये जो उपन्यास है संक्षेप में हमने यहाँ पे समाप्त किया। आपको पात्र परिचय और पात्र परिचय के साथ ही कथानक भी बता दिया है, और जो इम्पोर्टेंट कुछ पंक्तियाँ थी उसके बारे में भी बात की है। तो उम्मीद है कि संक्षेप में इसे ही आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बाकी जब भी टाइम मिले तो पूरा उपन्यास ज़रूर कराएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को ज़रूर भेजें। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम से कनेक्ट हो। धन्यवाद।